सिर्फ एक शहर कूचा वो बाजार नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, बागों और नवाबों के शहर, शहर अजीम, शहर लखनऊ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। नज़ाकत और नफासत, अदब व तहजीब, ज़बान की मिठास, नामचीन शायरों, खूबसूरत बागों और शानदार इमारतों का शहर लखनऊ वाकई बेमिसाल है। शहर लखनऊ से आपकी मुलाकात कराने के सिलसिले में हमने शहर की ख़ास और चुनिंदा इमारतों से आपको रूबरू कराने की एक छोटी सी कोशिश की है। ये खूबसूरत इमारत जो आप देख रहे हैं, ये कोई महल नहीं बल्कि सारी दुनिया में मशहूर लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन है। इसकी नींव 21 मार्च 1914 को बिशप जॉर्ज हर्बर्ट ने रखी थी। राजपूती वास्तुशिल्प में बना हुआ ये स्टेशन उस वक्त 70 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ था। मशहूर वास्तुकार मिस्टर जेकब ने इस भव्य भवन का नक्शा तैयार किया था। अगर इसकी छत को ऊपर से देखा जाए तो इसके छोटे बड़े गुंबद मिलकर शतरंज की बिसात का सा नज़ारा देते हैं। और अगर आप स्टेशन के पोर्च में खड़े हों तो प्लेटफॉर्म पर आती हुई ट्रेन का शोर आपको कतई सुनाई नहीं देगा। ये दोनों बातें इस शहर की तहजीब से आपकी पहली मुलाकात कराती हैं। लाल और सफ़ेद रंग में रंगी हुई ये खूबसूरत इमारत, और ये वो जगह है जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात हुई थी। ये पत्थर यहाँ इसी यादगार में लगाया गया है। यह उत्तर प्रदेश का विधान भवन है। सन 1922 में सर हारकोट बटलर और राजा साहब महमूदाबाद की कोशिशों से इस इमारत को बनाया गया था। इसका नक्शा मिस्टर जेकब और सरदार हीरा सिंह ने बनाया था। इसको मिर्ज़ापुरी पत्थर से बनाया गया है। इसका गुंबद गॉथिक शैली में बना हुआ है। आज़ादी के बाद इस इमारत पर उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जोड़ दिया गया, जिसमें धनुष बाण, गंगा जमुना सरस्वती और मछलियों का जोड़ा बना हुआ है। आज सूबे की राजनीति यहीं से तय होती है। ये कैसरबाग की बारादरी है। नवाब वाजिद अली शाह ने कैसरबाग को खूबसूरत इमारतों से सजा दिया था। इसी सिलसिले में कैसरबाग के बीचों बीच सन 1850 में इस बारादरी को बनाया गया। यह इमारत इंडो सैरेसेनिक शैली में बनी हुई है। इसमें एक बड़ा तहखाना भी है। खूबसूरत शाहजहानी और राजपूती मेहराबें, तराशे हुए खंबे और जालीदार झरोखे इस इमारत में चार चांद लगाते हैं। दरअसल ये इमारत लाल पत्थरों से बनी हुई है, लेकिन इसे सफ़ेद रंग से रंगा जाता है क्योंकि किसी वक्त में इसमें मातम भी होता था, और इसका एक नाम कसरुल बुका यानी मातम की जगह भी है। मशहूर फिल्मसाज सत्यजीत रे ने अपनी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी की काफ़ी शूटिंग यहाँ की है, जिसमें इसे नवाब वाजिद अली शाह का शाही दरबार दिखाया गया है। और यह है लाखी दरवाज़ा। कैसरबाग बारादरी के पूरब और पश्चिम में ऐसे दो विशाल दरवाजे बने हैं, जिन्हें उस वक्त 1-1 लाख रुपए की लागत से बनने की वजह से लाखी दरवाज़ा कहा जाता है। ये दरवाजे भी इंडो सैरेसेनिक शैली में बने हुए हैं। इनमें इटालियन मेहराबें बनी हैं, जिन पर मुल्क अवध का शाही निशान मछलियाँ बनी हैं। इन मछलियों के बीच में आसफ़ी गुलदस्ता, जिसे हिंद ईरानी बूटा कहते हैं, बना है। 2 जलपरियाँ अपने हाथों में शाही ताज थामे हुए बनी हैं। आज इन दरवाज़ों की हालत ख़राब हो चुकी है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि शाही वक्त में ये किस कदर खूबसूरत रहे होंगे। किसकी शिकायत लब पे लाऊं, किसको दूं इल्ज़ाम सितम, मेरी तबाही लाने वाले हैं जाने पहचाने लोग। सन 1857 में नवाब वाजिद अली शाह इसी दरवाजे से भारी मन के साथ कलकत्ते के लिए रुखसत हुए थे। शहर लखनऊ के बीचों बीच बना हुआ ये खूबसूरत मकबरा नवाब सादत अली खां का है, जिसे उनके बेटे बादशाह गाज़ीउद्दीन हैदर ने बनवाया था। इस मकबरे में पत्थरों पर खूबसूरत बेलें बनी हुई हैं।
इसके फर्श पर संगमरमर और संग मूसा का बेहतरीन काम है। चारों कोनों पर 4 बुर्ज बने हैं। चारों तरफ 5-5 दर के दरवाजे हैं। नवाब साहब की कब्र तहखाने में है, जिसमें 16 हवादार झरोखे बने हैं। और करीब ही बना हुआ यह मकबरा बादशाह गाज़ीउद्दीन हैदर की माँ बेगम मुशीरज़ादी का है। यह कदरन छोटा बना हुआ है, लेकिन इसका गुंबद निहायत नफीस है। इस मकबरे में बेगम और उनके एक और बेटे की कब्रें हैं। 1857 की जंग आज़ादी में अवध के बागियों ने इन दोनों मकबरों पर तोपें चढ़ाकर फिरंगियों पर गोलाबारी की थी। 17 मार्च 1858 को जनरल हैवलॉक के 16 सिपाही इन तोपों का यही निशाना बने थे, जिन्हें बाद में इसी जगह दफन कर दिया गया था। यह है अवध के चौथे बादशाह अमजद अली शाह साहब का मकबरा। वो बहुत ही सादगी पसंद और मजहबी शख्स थे, इसलिए इज्जत के साथ लोग उन्हें हजरत कहते थे। लखनऊ की रौनक हजरतगंज उन्हीं के नाम से आबाद है। यही उनका मकबरा है, जिसे सिब्तैनाबाद का इमाम बाड़ा भी कहा जाता है। एक लंबे वक्फे तक इस मकबरे की हालत बहुत ख़राब रही, लेकिन अब इसकी काफ़ी देखभाल की जाती है। ये एक बड़े हाते में बना हुआ है, जिसमें चारों तरफ रिहायशी मकान बने हैं। बादशाह अमजद अली शाह ने लखनऊ से कानपुर तक एक पक्की सड़क बनवाई थी और गोमती नदी पर एक लोहे का पुल भी बनवाया था। नवाब सादत अली खान ने अंग्रेज़ों के रहने के लिए रेजिडेंसी का निर्माण कराया, जिसका कुल दायरा 1 मील 3 फरलॉन्ग और 433 फीट है। और ये यहाँ का मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसका नाम बेली गारद है। अंदर आने पर दाहिनी तरफ ये ट्रेजरी हाउस बना हुआ दिखता है, जो यूरोपियन अफसरों का बैंक था। 1857 की पहली जंग आज़ादी में इसके बीच के हिस्से को प्रयोगशाला बना दिया गया, जहां कारतूस बनाए जाते थे। इसके पास ही एक पोस्ट ऑफिस भी था। जंग आज़ादी में हमारे बहादुर सिपाही रेजिडेंसी की छतों को उड़ा चुके हैं। अंग्रेज़ों का नामो निशान इस मुल्क से मिटा चुके हैं। लेकिन यह पत्थर है कुछ गद्दारों की यादगार में लगाया हुआ, जिन्होंने चंद सिक्कों की खातिर अपने वतन से गद्दारी की। अंग्रेज़ उनकी तारीफ में ये पत्थर यहाँ लगा गए हैं। लेकिन दीवारों में बने हुए तोप के गोले और गिरी हुई छतें हमें बताती हैं कि हमारे बहादुर और जाबाज पुरखे किस दौर से गुजर कर हमें यह आज़ादी दे गए हैं। हम उन्हें बाइज्जत सलाम करते हैं, जिनकी कुर्बानी से हम इस आज़ादी का आज लुत्फ़ उठाने के लायक हो सके हैं। बेली गारद गेट के बाद बाईं तरफ नीची छतों वाला यह मकान डॉक्टर फेरर हाउस कहलाता है। गदर के दौरान 2 जुलाई 1857 को जब ब्रिटिश सेनापति जनरल हेनरी लॉरेंस जख्मी हुए, तो उन्हें इलाज के लिए इसी मकान में लाया गया और 4 जुलाई 1857 को यहीं उनकी मौत हुई थी। इस यादगार में यहाँ पर एक पत्थर भी लगा हुआ है। रेजिडेंसी की दूसरी इमारतों के ही वास्तुशिल्प पर बनी हुई ये इमारत सर हेनरी लॉरेंस के अपने मुल्क के लिए कुर्बान होने की निशानी है और इसीलिए यूरोपीय टूरिस्ट इसे इज्जत के साथ देखते हैं। लेकिन हमारे लिए ये इमारत हमारे जाबाज और वतन परस्त सिपाहियों के जरिए अंग्रेज़ों को मुंहतोड़ जवाब देने की बेमिसाल निशानी है। ये रेजिडेंसी के बीच का हिस्सा है। खूबसूरत इलाका, ऊंचे दरख्त, खुशनुमा माहौल। और यह है बैंक्वेट हॉल। हुकूमत अवध ने अपने अंग्रेज़ मेहमानों के लिए रेजिडेंसी में यह दावत खाना बनवाया था। ये एक 2 मंजिला इमारत थी। खूबसूरत फव्वारे, नहायत कीमती फर्नीचर और चीन के सजावटी सामान इस इमारत की खूबसूरती को दोबाला करते थे। नवाब नसीरुद्दीन हैदर के वक्त में यहाँ हुई दावतें तवारीख़ में मशहूर हैं। 1857 के गदर में इसे अस्पताल बना दिया गया था। आज जिस सूरत हाल में ये इमारत है, इसे देखकर हम सोच भी नहीं सकते कि कभी इस जगह की क्या शान रही होगी। यहाँ का फर्श भी बहुत खूबसूरत था और ये इमारत बहुत ही मजबूत बनी हुई थी। लेकिन हमारे जांबाज पुरखों ने इस दावत खाने में अंग्रेज़ों के दस्तरखान पर बंदूकों की गोलियाँ और तोप के गोले परोस कर उन्हें यादगार दावत दी और हमारे सामने पहली जंग आज़ादी की एक ख़ास यादगार रखती है।
ये सर हेनरी लॉरेंस का स्मारक है, जो ब्रिटिश सेनापतियों में सबसे बहादुर सैनिक और चतुर प्रशासक माने गए हैं। यह रेजिडेंसी के बीचों बीच बना हुआ है। पहले इसकी ऊंचाई 51 फीट थी, लेकिन क्योंकि इसकी ऊंचाई से दूसरी इमारतें दब जाती थीं, इसलिए 1904 में इसे यह मौजूदा शक्ल दी गई। और यह है रेजिडेंसी का मुख्य भवन, जिसके सामने ये दरख्त और तोपें दिखाई दे रही हैं। यह प्रशासनिक कार्यालय था। इसमें एक मॉडल रूम है, जिसमें उस वक्त की पूरी रेजिडेंसी का एक मॉडल रखा है। सर हेनरी लॉरेंस को इसी इमारत में गोली लगी थी। इस इमारत के तहखाने में अब आज़ादी की पहली जंग का म्यूज़ियम बना हुआ है। गदर के ज़माने के हथियार, तोपों के गोले और पुरानी तस्वीरें उस दौर की याद ताज़ा कर देती हैं। तहखाने की सीढ़ियों पर पूरी तरह से रोशनी मिलती है और म्यूज़ियम देखने लायक है। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। मुझे तोड़ लेना वनमाली और उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश नवाने जिस पथ जाते वीर अनेक। गोमती नदी के किनारे रेजिडेंसी के सामने आज़ादी के अनाम शहीदों की याद में यह खूबसूरत स्मारक बना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ आसपास का माहौल कितना अच्छा है। जब हम उन शहीदों की याद करते हैं जिनके हम नाम तक नहीं जानते, लेकिन जिनकी वजह से हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, तो हमारे दिल उनके लिए इज्जत से भर जाते हैं। पीछे गोमती का बहता हुआ पानी, ठंडी हवा, खूबसूरत बाग, ये सब मिलकर के उन शहीदों को सलाम करते हैं जिनके हम नाम भी नहीं जानते। यह है करबला नसीरुद्दीन हैदर। डालीगंज के पार इरादत नगर में मध्य एशिया के स्थापत्य पर बनी इस सादी सी इमारत में लखनऊ के दूसरे बादशाह नसीरुद्दीन हैदर दफन है। बादशाह को अंग्रेजी रहन सहन का बड़ा शौक था। उन्होंने अपने दरबार में से पुराना सिंहासन हटाकर पश्चिमी तरीके की कुर्सी रखवा दी थी। पगड़ी की जगह ब्रिटिश ढंग का ताज पहनना शुरू कर दिया था। खाना पहनना सब अंग्रेजों का सा अपना लिया था। बादशाह जिंदगी भर चापलूस अंग्रेजों से घिरे रहे, जिन्होंने हमेशा उनसे फायदा उठाया। अपने छोटे से शासनकाल में हर तरह का ऐश करने वाले बादशाह ने अपनी मौत के बाद का कोई ख्याल भी न किया और न ही अपने मकबरे के लिए कोई ट्रस्ट बनाया। इसलिए यह मकबरा बगैर ज़्यादा देख रेख के उजाड़ और सुनसान सा लगता है। लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि नवाब की प्यारी बेगम कुदसिया महल यहीं उनके पहलू में दफन है, जिन्होंने अपने पाक दामन होने के सबूत के तौर पर जहर पी लिया था। शायद उनके नसीब में मौत के बाद अपने शौहर के साथ हमेशा एक साथ रहना लिखा था। बाग़े बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, बाग़े बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, कारे जहां दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। गोमती के किनारे लक्ष्मण टीले पर बनी हुई इस विशाल और ख़ूबसूरत मस्जिद को मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के गवर्नर अली शाह कुली ने बनवाया था। कहते हैं इसके काफ़ी पहले यहाँ शेषनाग का एक मंदिर भी था। लक्ष्मण जी, जिन्हें लखनऊ का निर्माता कहा जाता है, उन्हें शेषनाग का अवतार भी कहते हैं। ये टीला पुरातत्व की निगाह से बड़ा ख़ास है, क्योंकि यहाँ से पुराने ज़माने की बहुत चीज़ें मिलती रही हैं। ये 200 मीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा है। आप देख रहे हैं मस्जिद किस कदर खूबसूरत बनी है, और ख़ास मौक़ों पर जब यहाँ हज़ारों सर एक साथ सजदे में झुकते हैं तो वो मंज़र देखने लायक होता है। इस टीले को शाह पीर का टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ शाह मोहम्मद पीर का रोज़ा भी है। और अब आपकी निगाहों के सामने है आसफ़ी इमाम बाड़ा, जिसे आमतौर पर बड़ा इमाम बाड़ा भी कहा जाता है। इस निहायत शानदार इमाम बाड़े को लखनऊ के पहले नवाब आसिफुद्दौला बहादुर ने बनवाया था। नवाब आसिफुद्दौला वही जिनके बारे में आज तक कहावत मशहूर है कि जिसको न दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला। अवध की राजधानी को फैज़ाबाद से लखनऊ यही नवाब आसिफुद्दौला लाए थे। अपने दानवीर और नर्म मिजाज की वजह से
नवाब अवाम के चहेते थे। सन 1784 में जब उनका शासन चल ही रहा था, अवध में ज़बरदस्त अकाल पड़ गया। लोगों में खाने के लाले पड़ गए। नवाब ने लोगों की मदद के लिए ख़जाने के दरवाजे खोल दिए। लेकिन ये वो दौर था जिसमें लोग बग़ैर काम किए मदद लेना बहुत बुरा समझते थे। इसलिए अपने आवाम को इज़्ज़तदार तरीके से रोटी मुहैया कराने के लिए नवाब ने मशहूर वास्तुकार किफ़ायतुल्लाह से इस निहायत आलीशान किले नुमा इमारत का नक्शा बनवाया और इसकी तामीर शुरू करा दी। 6 साल में ये इमारत बनकर तैयार हुई। कहा जाता है कि गरीब लोग दिन भर इसमें काम करते थे और अच्छे घरों के लोग, जिन्हें दिन में मजदूरी करने में शर्म आती थी, रात में यहाँ काम करते थे। कहा तो ये भी जाता है कि दिन भर में ये जितना बनता था, रात में उसे गिरा दिया जाता था। लेकिन इस बात का न तो कोई सबूत मिलता है और शायद ऐसा मुमकिन भी नहीं है, वरना ये इमारत कभी बन ना पाती। ये इमामबाड़ा इंडो सैरेनिक कला की एक लाजवाब मिसाल है, जिसमें मुग़ल और राजपूती शैली का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। एक के बाद एक शानदार फाटक, खुशनुमा बाग, गोल घूमता हुआ रास्ता और नफीस सीढ़ियाँ पार करके जब आप इमामबाड़े की तरफ बढ़ते हैं तो आपका दिल खुश हो जाता है। इस इमामबाड़े का मुख्य हॉल दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा हॉल है जो बगैर खंभों और लोहे और लकड़ी के इस्तेमाल के बना है। इस हॉल की लंबाई 163 फीट, चौड़ाई 53 फीट और ऊंचाई 50 फीट है। इस हॉल की छत को सिर्फ कमानदार जाटों के सहारे रोका गया है। इसके दोनों तरफ 2 हॉल और बने हैं, जिन्हें खरबूजा हॉल और सूरजमुखी हॉल कहा जाता है। इनमें ऐसे झरोखे बने हैं जिनमें बैठ करके पूरे हॉल का नज़ारा लिया जाता था। इमामबाड़े के आगे और पीछे 60 गज लंबे और 20 गज चौड़े बरामदे बने हैं। आगे के बरामदे में मजलिस हुआ करती हैं। आप देख रहे हैं छत पर कंगूरों, झरोखों और कमल के फूलों की कतार इमारत को कितना खूबसूरत बना देती है। मुख्य हॉल में नवाब आसिफुद्दौला और उनकी बेगम शमसुन्निसा की कब्रें हैं। नवाब साहब ने इस इमामबाड़े के लिए बेल्जियम से तमाम सजावट का सामान मंगाया था, लेकिन सामान आने तक उनकी मौत हो चुकी थी। ये सामान यहाँ रख दिया गया, लेकिन बाद में बादशाह गाज़ी-उद-दीन हैदर ने अपने शाहनजफ के इमामबाड़े में इस सामान को रखवा दिया। दुनिया भर में मशहूर भूल भुलैया इसी इमामबाड़े की छत पर बनी हुई है, जिसमें 489 दरवाजे बिल्कुल एक सी डिज़ाइन में बने हैं। कहा तो जाता है कि असली भूल भुलैया इसके तहखाने में बनी है, जिसके रास्ते बंद कर दिए गए हैं। बहर इस भूल भुलैया में तंग रास्ते, फुसफुसाहट भरी दीवारें, हॉल में खुलने वाले झरोखे और ज़बरदस्त गूंज का असर अलिफ लैला के किस्सों से कम नहीं है। हालांकि तमाम उलझाने वाले रास्ते बंद हो चुके हैं और छत पर से निकलने का एक सीधा रास्ता बना है, फिर भी अक्सर लोग यहाँ के माहौल से मुतासिर होकर यहाँ भटक जाते हैं। गुंबदों, कंगूरों और मेहराबों का तालमेल देखने लायक है। इस इमारत के साथ जुड़ी हुई है किफ़ायतुल्लाह की कल्पना, नवाब आसिफुद्दौला की दानवीरता, हज़ारों लोगों की मेहनत और लखनऊ की मिट्टी की नफासत। यह है शाही बावली, जो दरअसल गर्मियों का महल है। ये गोल बना हुआ महल है जिसकी कई मंजिलें पानी में डूबी रहती हैं। इस पानी का स्रोत गोमती नदी से जुड़ा है। कहते हैं कि नवाब वाजिद अली शाह कलकत्ते रवाना होने से पहले अपने खजाने की चाबी यहीं डाल गए थे। आसपास का माहौल आप देख रहे हैं कितना खुशनुमा है। यहाँ आकर आप दुनिया की सारी फिक्रों को भूल जाते हैं। यही इमामबाड़े से बाहर जाने का रास्ता, लेकिन इसमें से बाहर जाने की तबीयत नहीं होती है। इस फाटक के साथ भी बने हुए कंगूरे और गुंबद देखने लायक हैं।
और इमामबाड़े के साथ बनी हुई ये निहायत शानदार और ख़ूबसूरत मस्जिद आसफ़ी मस्जिद कहलाती है। गुंबदों और मीनारों का निहायत सुंदर तालमेल इस मस्जिद को वो शान बख्शता है जो बयान से बाहर है। कई पहल में बनी हुई इसकी सीढ़ियाँ सारे अवध में अपनी मिसाल खुद हैं। देखे हैं हमने सैकड़ों गुलशन जहान में, देखे हैं हमने सैकड़ों गुलशन जहान में, लेकिन नहीं जवाब गुलिस्तान लखनऊ। खूबसूरत सीढ़ियाँ, आलीशान मस्जिद, देखने लायक जगह। और यह है रूमी गेट का पूरब की तरफ का हिस्सा। इमामबाड़े के ठीक सामने बना हुआ ये नौबत खाना, एक अरसे तक खस्ता हाल पड़ी रही इस इमारत का अब संरक्षण किया जा रहा है। नवाबी दौर में यहाँ के झरोखों में बैठकर कलाकार नौबत बजाया करते थे। नौबत में 2 या 3 शहनाइयाँ, झांझ और 2 नक्कारे हुआ करते थे। आठों पहर वक्त बताने के लिए नौबत बजाई जाती थी। मुल्क अवध का शाही निशान मछलियाँ। यह नौबत खाना, खूबसूरत कटावदार मेहराबें, और फिर से आपके सामने रूमी गेट का पूरब की तरफ का हिस्सा है। पंचमहल जैसा लगता है यह हिस्सा, और इसमें 3 दर बने हुए हैं। इस शानदार त्रिपोलिया के नीचे से निकलने का अपना अलग ही मज़ा है। इसकी छतरी और गुंबद को करीब से देखना अपने आप में एक बड़ा खूबसूरत एहसास है। और यह है रूमी गेट का पश्चिमी हिस्सा, जिसे लखनऊ का हस्ताक्षर भवन यानी सिग्नेचर बिल्डिंग भी कहा जाता है। जहां कहीं लखनऊ की पहचान देनी होगी, वहां आप इस तस्वीर को बना हुआ देखेंगे। इसके दरवाजे के दोनों तरफ 3 मंजिला हवादार परकोटा बना हुआ है। इस गेट का डिज़ाइन भी जनाब किफ़ायतुल्लाह ने ही बनाया था। बाद में इस गेट का डिज़ाइन जामा मस्जिद और नदवा कॉलेज जैसी कई इमारतों में इस्तेमाल किया गया। रूमी गेट हमारे शहर की पहचान है और हमारे शहर की शान है। ब्रिटिश अंदाज में बनी हुई जो मीनार आप देख रहे हैं, यही लखनऊ का मशहूर घंटा घर है, जिसका निर्माण 1881 में करीब 1.25 लाख रुपए की लागत से किया गया था। ये 221 फीट ऊंचा और 20 वर्ग फीट चौड़ा है। इसमें लगी हुई घड़ी लुई गेट हिल लंदन से मंगाई गई थी, जिसका डायामीटर 13 फीट है। इस घड़ी का मुख्य चक्र वेस्टमिनिस्टर ब्रिटेन की प्रसिद्ध घड़ी से भी ज़्यादा बड़ा है। आपने देखा इसका डायल 12 पंखुड़ी वाले फूलों की सूरत में बना है। इसकी बड़ी सुई 6 फीट और छोटी 4.5 फीट लंबी है। इसमें 5 घंटियाँ लगी हैं, जिनमें बहुत ही ऊंचे दर्जे की धातु का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर कुतुबशाही शैली का गुंबद आप देख रहे हैं। शान के साथ खड़ी हुई ये इमारत लखनऊ का घंटा घर। और यह है सतखंडा पैलेस। सन 1842 में बादशाह मोहम्मद अली शाह ने इस महल की तामीर शुरू की थी, लेकिन बीच में ही उनका इंतकाल हो जाने की वजह से यह अधूरा पड़ा रह गया और किसी ने इसमें हाथ नहीं लगाया। उस वक्त तक इसकी यही 4 मंजिलें बन पाई थी। हालांकि बादशाह का इरादा इसे 7 मंजिलों तक ले जाने का था। अपने आप में अनोखी इस इमारत में हर मंजिल पर कोण बदल गए हैं और मेहराबों की डिज़ाइन भी बदल गई है। बादशाह का तो ख्याल था कि इस ऊंची इमारत पर चढ़कर लखनऊ का नज़ारा करेंगे, लेकिन ये उनके नसीब में नहीं था।
और लखनऊ के नसीब में इस शानदार इमारत को पूरा बना हुआ देखना नहीं था। कमर बांधे हुए यहाँ चलने को सब यार बैठे हैं, कमर बांधे हुए यहाँ चलने को सब यार बैठे हैं, कुछ आगे गए जो बाकी हैं वो तैयार बैठे हैं। खुद सतखंडा पैलेस और लखनऊ से मोहब्बत रखने वाले इसकी रोज़ बरोज़ ख़राब होती हुई हालत पर आंसू बहा रहे हैं। सतखंडा पैलेस के बगल में ये दूधिया सफ़ेद फाटक है हुसैनाबाद का। बादशाह मोहम्मद अली शाह का बनवाया हुआ ये निहायत खूबसूरत फाटक रूमी गेट की सीध में है। 3 दरों वाले निहायत नफीस कंगूरों और कटावदार मेहराबों वाले इस फाटक को देखने वाले इस पर फिदा हो जाते हैं। छतरी, सुनहरा गुंबद और फिर शिखर, लेकिन सबसे बुलंदी पर बैठा हुआ ये परिंदा जाहिर करता है कि कुदरत की कारीगरी इंसान की बनाई हुई हर चीज़ से ऊपर है। और ये फाटक है बादशाह मोहम्मद अली शाह के बनवाए हुए खूबसूरत हुसैनाबाद के इमाम बाड़े का, जिसे छोटा इमाम बाड़ा भी कहा जाता है। दरअसल इसका रंग सफ़ेद रहता है, लेकिन मरम्मत की वजह से इस वक्त ये बादामी रंग का दिखाई दे रहा है। इस फाटक को ये अंदर की तरफ से आप देख रहे हैं। यहाँ एक ख़ास बात बतानी ज़रूरी है। इस फाटक के दोनों तरफ 2 विलायती औरतों की मूर्तियाँ बनी हैं, जिनके हाथों में ये जंजीर बंधी है और ये जंजीर लगता है जैसे इस इमारत को थामे हुए है। खूबसूरत बगीचा, अच्छा माहौल और निहायत खूबसूरत इमारत अभी आपके सामने आएंगे। ये जंजीर है जो इस इमारत को थामे हुए महसूस होती है। हवा का रुख बताने वाली ये खूबसूरत सी मछली सामने बनी हुई है और इसके नीचे ये 3 दरों वाला एक फाटक, जिसके सामने से एक नहर इमाम बाड़े तक जाती हुई दिखाई देती है। अच्छे रखरखाव के साथ ये छोटा सा बगीचा और ये प्यारी सी नहर और सामने निहायत खूबसूरत हुसैनाबाद का इमाम बाड़ा। इस पर बना हुआ ये एक छोटा सा पुल, सुनहरा गुंबद और ऊपर चांद तारे का निशान। बारीक और नफीस काम। खूबसूरत गुंबद और देखने लायक निहायत ही खूबसूरत ये हुसैनाबाद का इमाम बाड़ा। इमाम बाड़े की दीवारों पर ये कोई डिज़ाइनें नहीं बनी हैं, बल्कि कुरान पाक की आयतें यहाँ पर दर्ज हैं। ये कैलीग्राफी कही जाती है, जिस तरीके से इन आयतों को यहाँ पर लिखा गया। कटावदार मेहराबें, छोटे छोटे गुंबद और इनके बीच में जगह जगह पर लिखी हुई आयतें इस पूरे माहौल को पाकीज़गी देते हुए बेल बूटे, मेहराबें, गुलदस्ता और यह है इमाम बाड़े के अंदर का हॉल। बहुत ही खूबसूरत झाड़ फानूसों, कंदीलों, शमादानों और आईनों से सजा हुआ यह हॉल ऐसा है जिसका बयान किया नहीं जा सकता। बेल्जियम ग्लास का बेशकीमती सामान यहाँ देखने लायक है। मुहर्रम में कत्ल की रात जब यहाँ रोशनी की जाती है तब इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। यहाँ रखा हुआ एक एक सामान आंखों में समा लेने का जी करता है। ये इमाम बाड़ा लखनऊ के सारे इमाम बाड़ों से ज़्यादा सजा संवरा रहता है। चांदी के कटघरे से घिरी हुई यह कब्रें हैं बादशाह मोहम्मद अली शाह
और उनकी माँ की। चारों तरफ रोशनी का ऐसा इंतजाम कि अंधेरा शर्म से आंखें चुरा ले। और आप देख रहे हैं मेहराबों पर किया हुआ सुनहरा रंग इस रोशनी को दोबाला कर देता है। शमा जलाओ कि रोशन हो सके दुनिया, अंधेरा अब हमें कुछ रास है आता नहीं। फिलहाल ये कंदीलें, झाड़ फानूस और शमादान बगैर रोशन हुए ही अपनी खूबसूरती की रोशनी फैला रहे हैं। एक एक चीज देखने लायक। फ्रेम में जड़ी हुई कुरान की पाक आयतें माहौल को पाकीज़ा बनाते हैं। ये कंदील, ये झाड़ फानूस, ये कुमकुमे सब एक दूसरे से बढ़कर होड़ लेते हुए ये कीमती आईने, कटावदार मेहराबें, झाड़ फानूस, खूबसूरत आईने सब एक दूसरे के लिए ही बने हैं। शायद इसीलिए सब मिल करके यहाँ ऐसा समा बांध देते हैं जिसका ज़बान बयान नहीं कर सकती। और ताजमहल की नकल पर बना हुआ यह है शहजादी का मकबरा, जो इमामबाड़े के ही दायरे में नहर के पुल के ठीक सामने बना है। यहाँ बादशाह मोहम्मद अली शाह की बेटी जनाब आसिया साहब दफन हैं। इसकी दीवारों पर भी कुरान शरीफ की आयतें लिखी हैं। कौड़ियों को घोटकर इस इमारत की दीवारों को चिकना किया गया। मलका जनाब आलिया के असली नाम छतर कुंवर पर बना है। और मेडिकल कॉलेज की ये इमारत बादशाह जॉर्ज पंजुम की मर्जी के मुताबिक 1906 में बननी शुरू हुई थी। ये शेखों के पुराने महल गढ़ी मच्छी भवन के खंडहरों पर बनी है। 1911 में यहाँ पहला मेडिकल सेशन शुरू हुआ था। इंडो सैरासनिक स्टाइल में बनी ये शानदार इमारत किसी महल जैसी लगती है। वक्त के साथ साथ यहाँ दूसरी इमारतें भी बनती गईं और चिकित्सा के क्षेत्र में इस अस्पताल ने नए आयाम कायम किए। पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से ये संबंधित रही। अब ये अपने आप में चिकित्सा विश्वविद्यालय कहलाती है। तहसीनगंज में बनी हुई यह खूबसूरत मस्जिद जामा मस्जिद या मस्जिद मलका जहां कहलाती है। लखनऊ में सबसे बड़ी और शानदार मस्जिद होने का हक इसी मस्जिद को हासिल है। बादशाह मोहम्मद अली शाह ने इस मस्जिद को बनवाना शुरू किया था, लेकिन उनका इंतकाल हो जाने की वजह से इसका काम रुक गया। बाद में इसे उनकी बेगम मलका जहां ने बादशाह की मर्जी के मुताबिक पूरा करवाया। इस काम में उन्होंने अपनी तमाम दौलत खर्च कर दी। आसफी स्टाइल में बनी इस मस्जिद का मुख्य द्वार रूमी गेट के तर्ज पे बना हुआ है। 3 कमलदार कमरखी गुंबद, बेहतरीन तालमेल से बनी मीनारें और गौथिक शैली की पत्थर से बनी मेहराबें देखने लायक हैं। कंगूरों के बीच बीच में पत्थरों से बने हुए फूल निहायत खूबसूरत लगते हैं। यहाँ स्टूको का बेहतरीन काम किया हुआ है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में बहुत अच्छी डिजाइनें भी बनी हुई हैं। शानदार फाटक, कटावदार मेहराबें में बाईं तरफ कल्याणगिरी के मंदिरों का एक झुंड है। नवाब आसफुद्दौला ने हरिद्वार से आए हुए बाबा कल्याणगिरी के सम्मान में उन्हें यह जगह मंदिर के लिए दी थी।
सल्तनत अवध ने इस मंदिर के लिए 5 बीघा जमीन भी दी थी ताकि मंदिर का खर्च चलता रहे। अब इस मंदिर की 7 पीढ़ियां बीत चुकी हैं। यहाँ बाबा कल्याणगिरी की समाधि के अलावा और समाधियां भी बनी हैं। यहाँ पास में जैन मंदिर भी बने हुए हैं। इन सारी समाधियों पर शिवलिंग बने हैं। शिवरात्रि पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और कजली तीज में मूर्तियों का खूबसूरत श्रृंगार किया जाता है। ठाकुरगंज में ही स्थित ये ठाकुर द्वारा स्थल बाबा गोमतीदास के नाम से जाना जाता है। बाबा गोमतीदास भी नवाब आसफुद्दौला के वक्त में ही लखनऊ आए थे। उनसे प्रभावित होकर नवाब ने इस मंदिर को बनवाया था और इसके खर्च के लिए जागीरें अता की। इस मंदिर में 52 धातु की मूर्तियां और 22 शालिग्राम स्थापित हैं जो 7 पदों में विराजमान हैं। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर ने भी इस मंदिर को काफी दान दिया था। मंदिर के बरामदे में दाईं तरफ 6 महंतों की समाधियां भी बनी हुई हैं। यह मंदिर कौमी एकता की एक बहुत अच्छी मिसाल है। यहाँ रखी हुई मूर्तियां बड़ी नायाब हैं। आप देख रहे हैं कि ये मूर्तियां आम मूर्तियों से कुछ अलग हैं। न सिर्फ अलग हैं बल्कि बहुत कीमती भी हैं। बिल्कुल अनोखी मूर्तियां। शिया बैतुलमाल नाम का ये इमाम बाड़ा राजा झाऊलाल ने बनवाया था, जो नवाब आसफुद्दौला के नायब वजीर थे। ये इमाम बाड़ा भी कौमी एकता का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। इस इमारत की भीतरी बनावट राजपूती तोरणों पर आधारित है, जिसके दोनों तरफ चंद्रकलाएं और धनुषाकार डिजाइनें बनी हैं। बाहरी दीवार पर बीचों बीच अल्लाह का नाम और दोनों तरफ सूरज और तलवारों की तस्वीरें बनी हुई हैं। सन 1936 में एक भूकंप में इसकी छतें गिर गई थीं, जिनकी बाद में मरम्मत कराई गई। आज ये इमाम बाड़ा बहुत अच्छी हालत में मौजूद है। पुराने लखनऊ के रुस्तम नगर नाम के इलाके में ये दरगाह हज़रत अब्बास नाम की मशहूर दरगाह है। हज़रत अब्बास हज़रत इमाम हुसैन के सौतेले भाई और अलम बरदार थे। इराक से एक हिंदुस्तानी हज यात्री हज़रत अब्बास का एक अलम यहाँ ले आया, जिसे इस दरगाह में रखा गया था। नवाब सादत अली ख़ान ने इस दरगाह को बहुत सजाया संवारा था। बाद में बादशाह गाज़ीउद्दीन हैदर ने यहाँ चांदी का दरवाज़ा लगवाया और एक नक्कार खाना भी बनवाया। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर भी इस दरगाह के ख़ास मुरीद थे। हुसैनाबाद के इमाम बाड़े का मुख्य द्वार इसी दरगाह के मुख्य द्वार के नक्शे पर बना हुआ है। 1857 के गदर में अंग्रेज़ों ने यहाँ रखा हुआ 13 सवेर सोने का अलम लूट लिया था। दरगाह में हौज़, सजदागाह, शबीहें, अलम देखने लायक चीज़ें हैं। इस दरगाह का बड़ा महत्व है और मुरादें पूरी होने के ख्वाहिशमंद हर वक्त यहाँ पर आते रहते हैं। खूबसूरत नाम का ये मकबरा शेख अब्दुल रहीम का है, जो बादशाह अकबर के वफादार दरबारी थे। एक बार अपनी जान बचाने के एवज़ में बादशाह अकबर ने उन्हें अवध की सूबेदारी बख्श दी और बहराइच का इलाका जागीर में दे दिया। शेख अब्दुल रहीम को इल्म माही मरातिब का खिताब भी मिला हुआ था। उन्हें जान बचाने वाला सक्का बच्चा भी कहा जाता था। पहले इस जगह का नाम किसना महाराजिन का बाग था। आज यहीं पर नादान महल की इमारतें बनी हैं। आप देख सकते हैं कि ये इमारतें फतेहपुर सीकरी की सी झलक देती हैं, जो लखनऊ में एक नायाब चीज़ है। यहाँ कई इमारतें हैं। लाल पत्थरों से बने हुए शेख अब्दुल रहीम के मकबरे में बाहरी कतार में 20 खंबे और अंदरूनी दीवार में 12 खंबे बने हुए हैं। यहाँ एक 16 खंबों की बारादरी भी है, जिसमें हिंदू शिल्प के खंबे, गजमुख, नागफन और कमल के फूल बने हैं। इन इमारतों के नीचे के हिस्से में बांदा और कालपी के पत्थरों पर
सुराहियाँ और गुलदस्ते वगैरह बने हैं जो कुछ बेमेल से लगते हैं। एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त यह है कि करीने से तराशा जाए। ताल कटोरा में बनी यह करबला लखनऊ की सबसे मशहूर करबला है। ये 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इसे खुदा बख्श खां साहब ने बनवाया था। कहा जाता है कि इसके बनाने वाले को ख्वाब में इस करबला का नमूना नज़र आया और जब उस नमूने पर बनकर ये इमारत तैयार हुई तो इराक से लौटने वालों ने बताया कि यह करबला हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े की हूबहू नकल है। इसके गुंबद, मीनारें, कत्लगाह और शबीह सब ठीक वैसे ही बने हुए हैं जैसे कि इराक में। यह इमारत एक चबूतरे पर बनी है जिसके नीचे से सीढ़ियां गई हैं। इसमें 2 रास्तेदार मीनारें हैं जिनके बीच में एक बड़ा गुंबद भी है। 3 पहल वाले एक बड़े फाटक से अंदर जाकर एक बड़े मैदान में चारों तरफ कब्रिस्तान फैला हुआ है। रोज़े की दीवारों पर कुरान शरीफ की आयतें खूबसूरती से लिखी गई हैं। यह अलम भी देखने लायक है, अपने आप में एक नायाब चीज। लखनऊ में इस करबला का बड़ा महत्व है। ये सादी मेहराबें, लेकिन इनमें एक अजीब खिंचाव। चारों तरफ फैला हुआ कब्रिस्तान, एक अजीब शांति और सुकून का एहसास। और ये जगह कहलाती है कत्लगाह। ताज़िए यहीं दफन किए जाते हैं। जान हमने अपनी दी तो दी कुएं बुदा के सामने। ताज़िया ठीक खेड़ा के पास बनी हुई यह करबला अज़ीमुल्लाह खां की करबला कहलाती है। अज़ीमुल्लाह खां बादशाह मोहम्मद अली शाह के ख़ास हज्जाम थे। लालबाग में इनका बनवाया हुआ इमाम बाड़ा मौजूद है, जिसमें एक अरसे तक लखनऊ विकास प्राधिकरण का दफ्तर रहा है। अब यहाँ तेजी खेड़ा की इस करबला में ही हमें बताया जाता है कि लखनऊ की मशहूर तवाइफ उमराव जान अदा की कब्र भी है। ताड़ के झुरमुटों से घिरी इस करबला में बहुत सी तवाइफें दफन हैं। ऊंची ऊंची गौथिक शैली में बनी हुई इमारतों के खंडहर, विशाल मैदान और पहलू में एक निहायत खूबसूरत बाग, और सबसे बढ़ के चारों तरफ का खुशनुमा माहौल सबका मन मोह लेता है। इस कोठी को नवाब सादत अली खां ने बनवाया था और इसका एक हिस्सा बाद में नवाब वाजिद अली शाह ने बनवाया था। नवाब सादत अली खां के वक्त में तमाम इमारतें बनी, लेकिन इन इमारतों का स्थापत्य पूर्वी न होकर फ्रांसीसी होने लगा था। दिलकुशा कोठी शिकारगाह के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। यहाँ एक काफ़ी ऊंची मीनारनुमा कोठी बनाई गई, जिसके चारों तरफ निशानेबाजी के लिए इटालियन ढंग की खिड़कियाँ बनाई गईं। यहाँ तमाम जंगली जानवरों को भी पाला गया ताकि शिकार की सुविधा हो। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर को ये जगह बहुत पसंद थी और उन्होंने इसे काफ़ी सजाया संवारा भी। क्योंकि उन्हें अंग्रेज़ों की सोहबत बहुत पसंद आती थी, इसलिए अक्सर यहाँ पर वो अंग्रेज़ों की दावत करते रहते थे। सन 1830 में एक अंग्रेज़ आदमी ने यहाँ गर्म हवा भरकर एक बड़ा गुब्बारा उड़ाया, जिसमें लटकती हुई टोकरी में वो खुद बैठा था। जब गुब्बारा काफ़ी ऊपर उड़ गया
तो आसपास के गांव से देखने वाले लोग घबरा गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा उड़ता हुआ आदमी पहले कभी नहीं देखा था। जब वो शख्स नीचे उतरा तो बादशाह ने उसे खुश होकर बहुत इनाम दिया। सावन के महीने में यहाँ बादशाही हरम की बेगमें आकर रहती थीं, झूले पड़ जाते थे, दावतें होती थीं और देखने लायक मंजर होता था। एक अजीब आकर्षण इन खंडहर इमारतों में देखने को मिलता है। ऊंची दीवारें, सादी मेहराबें, मजबूत सीढ़ियां अपनी दास्तान खुद बयान करते हैं। और दिलकुशा कोठी का यह हिस्सा बादशाह वाहिद अली शाह ने बनवाया था। पहले यहाँ पर वो फौजों की कवायद कराया करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों की चालाकियों से यह दौर बहुत वक्त तक न चल पाया, जिन्होंने बादशाह को राग रंग में डुबा दिया। जनरल हेनरी हैवलॉक, जिनकी कब्र आलमबाग में है, उन्होंने इसी जगह पर अपनी आखिरी सांसें ली थी। अब इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा छावनी में जा चुका है और बचा हुआ हिस्सा नवाबी दौर की याद और क्रांतिकारियों को हमारे सलाम के तौर पर बचा कर रखा गया है। ज़माने ने मारे जवां कैसे कैसे, ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे। बॉयज़ लामा टीनियर स्कूल के ठीक सामने एक झील में यह खूबसूरत मीनार बनी हुई है, जिसकी ऊंचाई 125 फीट है। इसे ज्ञान स्तंभ या टावर ऑफ विजडम कहा जाता है। इसमें ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि 16 नवंबर 1885 को स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर साइकस इसके ऊपर चढ़ गए थे। इस मीनार के ठीक सामने यह बॉयज़ लामा टीनियर स्कूल, परी कथाओं जैसी बनी हुई ये किले नुमा इमारत, एक शानदार इमारत जिसके वास्तुकार जनरल क्लॉड मार्टिन थे, जो फ्रांस के रहने वाले थे। जनरल मार्टिन अनेक गुणों के मालिक थे। जब उनकी नवाब आसफुद्दौला से मुलाकात हुई तो नवाब बहुत खुश हुए। इन दोनों की दोस्ती और दोनों की मिलीजुली कोशिशों से इस शहर में कई खूबसूरत इमारतें बन सकीं। यह इमारत सन 1794 में बनकर तैयार हुई। लामा टीनियर की यह इमारत इतनी अनोखी और इतनी शानदार है कि इसके सामने कोई दूसरी इमारत नहीं ठहरती। रोमन देवी देवताओं की निहायत खूबसूरत मूर्तियां इस इमारत की छत पर बनी हुई हैं। आप देख रहे हैं, एक एक मूर्ति अपने आप में बेजोड़ है। यह इमारत दूज के चांद जैसे आकार में बनी हुई है, जिस पर लेबर एट कॉन्स्टेंशिया लिखा है। यह फ्रेंच जबान का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है। एक एक मूर्ति निहायत खूबसूरत और इमारत अपने आप में बेजोड़। इस इमारत के दोनों तरफ 20-20 दरों वाली 2 मंजिली इमारत बनी है, जिसके बीच में 7 दरवाजों का दाखला है। रोमन आर्चेस, अनोखे मेहराब, सुंदर गैलरियां, कंगूरों से जड़ी हुई इमारत सच में ख्वाबों का महल लगती है। कोठी के सामने एक बहुत बड़ा चबूतरा है, जिस पर यह 3 तोपें और एक घंटे नुमा प्रतीक रखा है।
ये बीच वाली तोप जनरल क्लॉड मार्टिन की है। ये सन 1780 में बनाई गई थी। सन 1792 में श्रीरंगपट्टन में लॉर्ड कॉर्नवालिस टीपू सुल्तान से इसी तोप से लड़ा था। 1874 में इलाहाबाद से इस तोप को लखनऊ लाया गया। ये छतरियाँ, ये मूर्तियाँ, इन पे किया हुआ बारीक काम, ये गुंबद, सब एक दूसरे से बढ़कर हैं, कोई किसी से कम नहीं। यहाँ एक रोमन कैथोलिक गिरजाघर भी बना है, जिसमें कांच के ऊपर बनी हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं। अपने आप में बेजोड़ ये तस्वीरें बाहर से आने वाले सूरज की रोशनी से चमचमाती रहती हैं। इस तस्वीर में प्रभु यीशु मसीह के बचपन का दृश्य दिखाया गया है। अपनी बनाई हुई इस निहायत शानदार इमारत का लुत्फ जनरल मार्टिन खुद भले न उठा सके, लेकिन लखनऊ आने वाले लोग इस इमारत को देखकर ख्वाबों की दुनिया में खो जाते हैं और यहाँ से हिलने की भी उनकी तबीयत नहीं होती। आप देख रहे हैं ऊपर बनी हुई सीढ़ीदार चौपट, ये मूर्तियाँ, कंगूरे, लखौड़ी ईंटों से बने हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा की ये इमारत कभी एक उच्च कोटि की वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी हुआ करती थी, जिसे बादशाह नसीरुद्दीन हैदर ने फ्रांस के स्थापत्य पर बनवाया था। यहाँ बड़ी कीमती दूरबीनें थीं और कर्नल वेल्कोवस नाम के एक अच्छे खगोल शास्त्री को यहाँ रखा गया था। आम जनता इसे तारा वाली कोठी के नाम से पुकारती थी। नवाब वाजिद अली शाह के वक्त में इस ऑब्जर्वेटरी के बुरे दिन आ गए और यहाँ के कीमती साजो सामान की कोई कद्र न रह गई। गदर के दौरान मौलवी अहमदुल्लाह शाह नाम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता ने इसे अपना हेडक्वार्टर बना लिया था। मौलवी साहब ने अंग्रेजों से कई मोर्चों पर जमकर लोहा लिया, लेकिन क्रांतिकारियों की आपसी फूट की वजह से उनकी कोशिशें कामयाब न हो पाईं। आज बैंक में आने वाले बहुत सारे लोग इस इमारत की ऐतिहासिकता से अनजान हैं। शेरों के साथ बने हुए इस फाटक से गुजर के जो हम शाह नजफ के इमाम बाड़े में पहुंचते हैं तो एक नया ही मंजर हमारी आंखों के सामने आता है। इस इमाम बाड़े में बादशाह गाजीउद्दीन हैदर अपनी बेगमों के साथ हमेशा की नींद में सो रहे हैं। इस इमाम बाड़े की ख़ास बात यह है कि ये इराक के नजफ़ में बने हुए पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद हज़रत अली के रोज़े की हूबहू नकल है। नजफ़ एक पाक जगह है जहाँ जाने की ख्वाहिश बहुत सारे लोग रखते हैं, लेकिन क्योंकि हर शख्स का वहाँ जाना मुश्किल है, इसलिए बादशाह गाजीउद्दीन हैदर ने लखनऊ में इस शाह नजफ़ को उसकी नकल पर तैयार कराया था। इसके मुख्य हॉल में बादशाह के अलावा उनकी एक सुन्नी, एक ईसाई और एक हिंदू बेगमात की भी कब्रें हैं। इमारत का गुंबद बहुत बड़ा और बहुत अच्छा बना हुआ है। इमामबाड़ा निहायत खूबसूरत और बेशकीमती झाड़ फानूसों और कंदीलों से सजा हुआ है। इसके अलावा बड़े बड़े आईने, बेगमात की तस्वीरें और ताजिए भी यहाँ पर रखे हुए हैं। और यह है सिकंदर बाग। इसे बादशाह वाजिद अली शाह ने अपनी महबूबा बेगम सिकंदर महल के लिए बनवाया था। इसका यह मुख्य द्वार बहुत ही खूबसूरत और एक अनोखी शैली पर बना हुआ है। इस बादामी रंग के दरवाजे पर बड़ा नफीस अस्तरकारी का काम किया हुआ है। मुल्क अवध का शाही निशान मछलियाँ और बीच में ये डिज़ाइन। इसके साथ गोल गुंबद और दूसरी चीज़ें भी बनी हुई हैं, जैसे कंगूरेदार परकोटा और बुर्ज। एक टूटी हुई मस्जिद भी अभी यहाँ पर सलामत है। उस जमाने में इस बाग के बनने की लागत 5 लाख रुपए आई थी।
इसके अंदर गोमती नदी के किनारे तक एक बहुत ही चौड़ी सड़क बनी थी, जिस पर 3 बग्घियां और 4 पैदल साथ साथ चल सकते थे। 1857 के गदर में इस बाग का बड़ा महत्व है। 16 नवंबर 1857 को यहाँ बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई थी। करीब 2000 हिंदुस्तानी जाबाजों ने अपने वतन के लिए जिस्म से खून की आखिरी बूंद तक बहाकर अपनी जान दे दी थी। अंग्रेजों की तरफ से उनके सेनापति कर्नल कॉलिन कैंपबेल ने खुद इन बहादुर हिंदुस्तानियों की बहुत तारीफ की है। ऊदा देवी नाम की एक औरत ने इस लड़ाई में दूसरी औरतों के साथ मिलकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। 1903 में इस बाग को फिर से संवारा गया और आज इसे भारत का पहला राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान होने का गौरव प्राप्त है। आलीशान चौरखे महल का नाम बटलर पैलेस है। इसके मालिक राजा साहब महमूदाबाद हैं। इसका नक्शा मशहूर वास्तुकार सरदार हीरा सिंह ने बनाया था। ये राजस्थानी शैली में बना हुआ है। राजा साहब और अवध के डिप्टी कमिश्नर सर बटलर बहुत अच्छे दोस्त थे, इसीलिए इस महल का नाम उनके नाम पर रखा गया। इन दोनों ने लखनऊ के लिए कई बड़े बड़े काम किए, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, अमीरुद्दौला लाइब्रेरी और रिफाए आम क्लब का बनवाना। महल के सामने खूबसूरत छतरियों और फव्वारों वाला एक हाउस है। इसके करीब ही एक झील है जिसका स्रोत गोमती नदी से जुड़ा हुआ है। इस पैलेस में बहुत मशहूर लोग रुक चुके हैं, जैसे पंडित मोतीलाल नेहरू, सर तेज बहादुर सप्रू और नेपाल के महाराजा। आज इस महल का मुख्य फाटक बर्बाद हो चुका है और इसकी शान एक भूला हुआ सपना बन चुकी है। लाल रंग का यह निहायत खूबसूरत चर्च सेंट पीटर्स चर्च कहलाता है। चारबाग रेलवे स्टेशन के पीछे फतेह अली का तालाब नामक इलाके में बना हुआ यह चर्च ट्यूडर शैली में बना है। इसकी नींव 21 मार्च 1914 को चारबाग के रेलवे स्टेशन के साथ साथ रखी गई थी और इन दोनों स्थानों पर नींव का पत्थर रखने वाले सज्जन बिशप जॉर्ज हर्बर्ट ही थे। चर्च के चारों तरफ का माहौल बड़ा दिलकश है। तरह तरह के फूलों और फलों के पेड़ पौधे यहाँ लगे हुए हैं। ऊपर टंगा हुआ घंटा जब बजता है तो बहुत दूर तक इसकी आवाज़ जाती है। इस छोटी सी फिल्म का समर्पण जिन पादरी सिसिल सिंह साहब की याद में किया गया है, वो इस चर्च के पादरी थे और 1989 में चर्च की 75वीं सालगिरह पर उन्होंने परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को लिखे हुए इन 2 पत्थरों को यहाँ पर लगवाया था। वो मुकद्दस बाइबल के बहुत अच्छे जानकार और बहुत मशहूर प्रचारक थे। इस नाचीज को उनका बेटा होने की इज्जत हासिल है। ये बिशप जॉर्ज हर्बर्ट का लगाया हुआ पत्थर और ये मरहूम पादरी सिसिल सिंह साहब का लगवाया हुआ पत्थर। चर्च के अंदर रंगीन शीशों पर प्रभु यीशु मसीह की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पीछे से आती हुई रोशनी में ये तस्वीर चमचमाती रहती है। और यह है चर्च की मुख्य वेदी यानी ऑल्टर। चर्च के अंदर का सबसे पवित्र स्थान इसी को माना जाता है। यह पीतल का ठोस स्टैंड बाइबल पढ़ने के काम में आता है। एक ठोस पीतल का स्टैंड और उसके ऊपर बना हुआ यह उकाब, एक एंटीक आइटम, अपने आप में बेजोड़, बहुत बारीकी, बहुत नफासत से किया हुआ काम है। इस चर्च में हर इतवार को इबादत होती है, जिसमें बहुत से लोग हिस्सा लेते हैं। ये एक प्रोटेस्टेंट चर्च है और इसका संबंध चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से है। तो ये थी शहर लखनऊ से आपकी मुलाकात के सिलसिले में हमारी पहली कोशिश। दरअसल हमारा मकसद है
कि इस शहर के बाशिंदे अपने शहर को जान सकें। रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे बाज़ारों और इमारतों के जाल में इस शहर की पुरानी पहचान खोती जा रही है। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। आने वाली नस्लों के मन में अपने शहर के लिए मोहब्बत पैदा करना ही हमारा ख़ास मकसद है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर इस फिल्म के बारे में आप अपने ख्यालात हमें बताना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 9451720420 पर हमें बता सकते हैं। आपके ख्यालात जानकर हमें अज़द खुशी हासिल होगी।